हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 20 अगस्त 2023 को। और ये हमने जो प्रीवियस पेपर की सीरीज चला रखी है, इसके हमने 4-5 पार्ट पहले कंप्लीट करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। और साइड में ये जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है और बहुत डिटेल में पढ़ाई है। और मैंने पिछली साल भी आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर कराए थे, अभी भी करा रही हूँ। मैंने ये चीज नोटिस की है हर पेपर में कि एक भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। यहाँ तक कि आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज, आपके आंसर की लैंग्वेज, सब कुछ एक एक वर्ड आपका एनसीईआरटी से ही आता है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जितने भी मैं करा रही हूँ आपको, ठीक है, जितनी भी प्रीवियस पेपर करा रही हूँ या आपको मैंने एनसीईआरटी कराई है, आप उसको कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और मैं, आप देख लेना, मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी आगे वीडियो में और बताती जाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन कौन से आपके चैप्टर से आया है, कौन सी बुक से आया है। एक एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से ही आता है। तो आप इसके लिए ना तो अलग से सिलेबस खरीदिए, ना आप किसी का भी कोर्स खरीदिए, ना नोट्स खरीदिए, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। बस आपको 6 से 8 तक की एनसीईआरटी बुक खरीदनी है और बुक खोल कर बैठ जाना वीडियो देखने, ठीक है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 8th क्लास की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपने वीडियो ओपन कर लिया, आप अपना बुक लेके बैठ जाओ। जो जो चीज मैंने हाईलाइट करवाई है, बताया है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हाईलाइट कर लीजिए पेन से या पेंसिल से, और ताकि वो आपको आगे तक याद रहेगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपको नोट करनी चाहिए कोई चीज, तो आप एनसीईआरटी के साइड में नोट करते रहना। देखो, ऊपर भी थोड़ी सी जगह होती है, नीचे भी होती है, इधर भी होती है। जहां आपको जगह मिले वहां आप नोट कर लेना उसको, लेकिन नोट्स मत बनाना, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत टाइम जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आप डेली 2 चैप्टर फिनिश करते रहेंगे एनसीईआरटी के, तो 3 महीने में आपका पूरा ही सिलेबस हो जाएगा। आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी से भी। और देखो, आगे भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, केवीएस है, DSSS भी है, किसी भी टीजीटी एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसमें आपको ये बुक लगेगी ही लगेगी। तो आप अभी से अच्छे से कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी टीचर के एग्जाम देने में आसानी रहेगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनः व्याख्या करते कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? पहला है मुमताज अली, दूसरा है बेगम असीन किदवाई, तीसरा है बेगम बीवी इस्माइल, चौथा है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, मुमताज अली, ठीक है। और ये आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी से आया है, 7वां या 8वां चैप्टर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है? ए है, पहला है भक्ति गायकों को, दूसरा है भारत के औपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, तीसरा है अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, चौथा है ब्राह्मण समाज के सुधारकों को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। ये किसको समर्पित है? अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध किस चीज के लिए चल रहा था कि वहां पर क्या करते थे, जो गरीब होते थे या कुछ निम्न जाति के लोग होते थे, वहां पर जाति नहीं चलता, कलर का भेदभाव चलता है। जो, सॉरी, जो गोरे होते हैं उनको श्रेष्ठ समझते हैं वो लोग, और जो काले होते हैं उनको निम्न समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जाति का भेदभाव चलता है अमेरिका में, वैसे ही कलर का भेदभाव चलता है। वहां पे काले लोगों से नफरत करते हैं और अच्छे लोगों को, सॉरी, गोरे लोगों को अच्छा समझा जाता है। तो वहां पर जो काले लोग होते थे उनको दास बना के रखा जाता था घर में, ठीक है, बधुआ मजदूर की तरह रखा जाता था। तो उसके ऊपर किताब लिखी थी ज्योतिराव फूले जी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि देखो, मध्यकाल कौन सा काल था? मध्यकाल वो काल था जब जो मुगल हम पर शासन कर रहे थे, ठीक है। मध्यकाल उसको बोलते हैं जब मुसलमानों का शासन चल रहा था, उस समय को हम क्या बोलेंगे? मध्यकाल। में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्यों? अब उस समय की जो जनजाति थी उनके बारे में बहुत कम जानकारी है, क्यों? पहला है, वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक आए, यानी कि वो वहां नहीं रहते थे जहां मुसलमानों का शासन था। या दूसरा है,
वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। तीसरा है ब्रिटिश शासकों ने के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नजर में आ पाए। चौथा है वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड। आज भी जो जनजातीय लोग हैं उनके बारे में बहुत कम जानकारी है। क्यों है? क्योंकि उनकी कोई भी चीज लिखित नहीं है, ठीक है, कोई लिपि नहीं है, वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उनके जो रीति रिवाज है, उनके जो रूल है कबीले के, वो उन्होंने कहीं भी लिखे हुए नहीं है। तो अगर आपको किसी भी जनजाति के बारे में जानना है तो आपको उन लोगों के बीच रहना पड़ेगा, 1-2 साल ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब आप चीजों को लिख पाएंगे। तो जितने भी दस्तावेज आज तक मिल रहे हैं जनजातियों के बारे में, वो सभी रिसर्च के द्वारा ही मिल पा रहे हैं, जब आप उन जनजातियों के बीच में रहेंगे या आप उन्हें दूर से ही ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते तो उनकी कोई भी चीज लिखी नहीं गई है। अब जैसे हिंदू धर्म की बहुत सारी चीजें मिलती हैं, क्योंकि पहले से पढ़ते लिखते थे लोग, तो शास्त्र वगैरह लिखे हुए हैं, ग्रंथ वगैरह लिखे हुए हैं, तो उस टाइप से उनके पास कोई भी लिखित चीजें नहीं है जिससे ये जान सके कि उनके पूर्वज कैसे थे, वो क्या उनकी रीति रिवाज है, क्या चीजें है, ठीक है। और ये आया है आपका, ये भी क्लास 8 की हिस्ट्री से आया है, चैप्टर 4 से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक, ठीक है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक। देखो 19वीं सदी का मतलब हो गया 1850 के आसपास की बात है, ठीक है। कितने की बात है? 1850 के आसपास की बात है। के उत्तरार्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता, ये समानता होगा, ठीक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इसमें, एक मिनट मैं देख लेती हूँ कभी कुछ और ना हो आपको। हाँ, समानता ही है। समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। बी है मध्य भारत में सतनमी आंदोलन। ये सतनमी जो आंदोलन है ये घासीदास ने चलाया था, हाँ आगे दिया भी हुआ है। सतनमी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किए। देखो जो चमड़े का काम करते थे वो पहले, आजकल जो एससी कैटेगरी में रखा गया है जिन लोगों को, वो पहले चमड़े का काम करते थे। तो घासीदास जी ने इस तरह के आंदोलन चलाए थे ताकि जो लोग हैं जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको मुख्य धारा के लोगों से मिलाया जा सके, या उनके लिए, उनके उद्धार के लिए काम किया था, ठीक है। तो ये भी आपका इसी बुक से है, 8th क्लास की बुक है हिस्ट्री, और चैप्टर नंबर 7 से आया है ये क्वेश्चन। और देखिए ए और बी दोनों सही है, और ये जो उदाहरण है ये सही उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है बी वाला ए का, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। देखो दोनों में नहीं नहीं टाइप हो गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4। ए और बी दोनों सही हैं, परंतु बी ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 1883 में इलवर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ, क्योंकि देखो सबसे पहले आप जान लीजिए इलवर्ट बिल क्या है, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको समझ आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से बता देती हूँ। ये भी आपका आया है 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, और चैप्टर नंबर 7 है ये, ठीक है, 7 से आया ये वाला क्वेश्चन। देखो इलवर्ट बिल क्या था? इलवर्ट बिल ये था कि पहले क्या, जब हमारे देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे ना, तब क्या था कि जैसे कोई अपराध कर रहा है, कोई भारतीय अपराध कर रहा है, ठीक है, तो उसके मुकदमों को कौन सुनता था? अंग्रेज सुनते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, या कोई अंग्रेज भी अपराध कर रहा है तो उसके मुकदमों को कौन सुनने लगे, कौन सुनते थे? अंग्रेजी सुनते थे, क्योंकि वही जज होते थे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, भारतीय लोग भी पढ़ने लिखने लगे, वो भी जज बनने लगे। अब नियम ये था कि जो भारतीय जज हैं, ठीक है, जो भारत के लोग जज बन गए हैं, वो किसी भी अंग्रेज के मुकदमे को नहीं सुनेंगे, ठीक है। अगर किसी कोई मुकदमा है जिसमें अंग्रेज अपराधी है,
है ना। जैसे मुकदमा किसी ने डाला कि ये हमारा शोषण कर रहा है, या इसने हमें मजदूरी नहीं दी है, या फिर इन्होंने हमें ठग लिया है गलत तरीके से, इन्होंने हमें काम करने के पैसे नहीं दिए। यदि कोई अंग्रेज के खिलाफ मुकदमा दायर करता है तो उस मुकदमे की सुनवाई केवल उसी कोर्ट में हो सकती थी जिस कोर्ट में अंग्रेज ही जज हो। ठीक है, अगर कोई भारतीय जज होगा तो वो सुनवाई नहीं कर सकता था। जबकि जब इल्बर्ट बिल आया था, इसका मतलब ये था कि कोई भी जज उस केस को सुन सकता है। कोई भी जज का मतलब हो गया कि चाहे कोर्ट में भारतीय जज है वो भी जो अंग्रेज है उनके केस को सुन सकता है, चाहे अंग्रेज है तो भी सुन सकता है। यानी कि भारतीयों को भी ये अधिकार दिया गया कि अगर कोई भी जो अंग्रेज है वो कोई भी गुनाह करता है या अपराध करता है तो भारतीय जज भी अपनी कोर्ट में उसको सजा दे सकते हैं। ठीक है, ये आया था। अब जब ये बिल आया तो जो अंग्रेज थे उनकी ईगो हो गई हर्ट। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत गलत बात है, हम इन पर शासन करते हैं, ये निम्न लोग हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो अमेरिका है अभी भी वहां पर क्या चलता है, जो काले लोग होते हैं ना उनके साथ भेदभाव करते हैं लोग, जो गोरे लोग हैं, और उनको क्या अछूत समझते हैं। जैसे हमारे यहाँ भेदभाव चलता है उनके यहाँ भी उस तरह से ही चलता है। और उसके लिए जैसे हमारे यहाँ नियम बना हुआ है कि अगर भेदभाव आपके साथ कोई करता है, कोई छुआछूत रखता है, तो आप आर्टिकल 17 के अंतर्गत आप उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में अभी भी ऐसा नहीं है, तो वहां भेदभाव चलता है। तो इसी वही मानसिकता लोगों की बनी हुई थी, अंग्रेज लोगों की, कि हमारे मुकदमे की सुनवाई केवल और केवल इंग्लैंड वाले ही करेंगे, भारतीय नहीं करेंगे, क्योंकि वो भारतीयों को अछूत समझते थे या फिर शुद्ध टाइप का समझते थे। ठीक है, देखो भेदभाव इस दुनिया में हमेशा से है और अभी भी है और शायद आगे भी रहे। ठीक है, अंदाज बदल सकता है, तरीके बदल सकता है, लेकिन रहेगा। और भेदभाव को केवल एक ही चीज खत्म कर सकती है, वो है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसी चीज है हर भेदभाव को खत्म कर सकती है। ठीक है, अगर आदमी अमीर है तो हर कोई उसके साथ सेल्फी लेना चाहता है, हर कोई उसके साथ डिनर करना चाहता है, लंच करना चाहता है। और अगर कोई आदमी गरीब है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, तो कोई उसके साथ बात करना भी पसंद नहीं करता है। सेल्फी लेने की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, ये आप सब लोग जानते हो। तो ये सारी चीजें हैं। मैं इस तरह से कुछ भी चीज बोलती हूँ तो आप प्लीज बुरा मत मानना, किसी भी जाति या धर्म से हैं बच्चे तो प्लीज आप लोग माइंड मत करना इस चीज को, क्योंकि मेरा काम है आपको सारी चीजों को खोल खोल के बताने का। ठीक है, जब तक मैं नहीं बताऊंगी बहुत सारे लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कुछ को समझ में आता है, कुछ को नहीं आ रहा है ना, कि कौन सी जाति की बात चल रही है, किस तरह की बातें चल रही है, इसलिए मुझे खोल खोल के बताना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करना इस चीज में। मेरी बिल्कुल भी मंशा नहीं है किसी को दुख पहुंचाने की। ठीक है, अब चीजें दे रखी है एनसीईआरटी में तो पढ़ानी तो मुझे पड़ेंगी, मेरा काम है एनसीईआरटी पढ़ाना। देखिए ऑप्शन है ए, भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। मैंने अभी आपको व्याख्या बताया उसके अनुसार तो ये ऑप्शन नहीं है ना। आपने भी तो सुनी थी व्याख्या, भी मैंने आपको व्याख्या करके बताई थी। दूसरा बी है, अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया। ठीक है, किसने विरोध किया था, अब अंग्रेजों के लिए नियम बन रहा था तो अंग्रेजों ने ही किया होगा, है ना। क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। ठीक है, भारतीय चला सकते थे और भारतीय कोर्ट में उसको सुना जा सकता था। ठीक है, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। अब देखिए सी देखते हैं। सी है, बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया। बिल्कुल सही बात है कि जो अंग्रेज न्यायाधीश है यानी कि जज है और भारतीय न्यायाधीश है, दोनों को बराबर का उन्होंने दर्जा दिया इस बिल के आधार पर। ठीक है, डी है, बिल, देखो सी तो सही हो गया, अब डी देखते हैं। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। नहीं, ये बिल जो था ये भेदभाव को एक तरह से खत्म कर रहा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी और सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, हमारा संविधान कानून की नजर में सबको बराबर मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज्यादा बराबर हैं। कारण है आर, भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। तो देखिए ये दोनों ही सही है, ए भी सही है और आर भी सही है।
कि हमारे संविधान में सारी चीजें बनी हुई हैं, नियम कानून कायदे सब कुछ बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो कई जगह पर ऐसा होता है कि ये नियम लागू नहीं होते हैं, ठीक है। कई नियम पर कई जगह जो ताकतवर लोग हैं इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज भी कुछ जातियों के साथ शोषण हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि जो एक बार नियम बन गया तो वो लागू हो गया। अब देखिए रेप के लिए बहुत सारे नियम बने हुए हैं, ठीक है, मर्डर के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन वैसे फॉलो थोड़ी होते हैं, ठीक है। मिड डे मील के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं मिल जाता है खाना बेकार है, बहुत सारी जगह मिल जाता है दाल की वो क्वालिटी नहीं है जिस क्वालिटी के सरकार पैसे दे रही है, ठीक है। बच्चों को अच्छा अच्छा खाने के लिए पैसे दे रही है, जबकि उतनी अच्छी क्वालिटी का खाना स्कूलों कई स्कूलों में नहीं मिलता है, कई स्कूलों में मिलता भी है और कई स्कूलों में नहीं भी मिलता है। तो जो संविधान में नियम बन गए हैं, कानून बन गए हैं, जरूरी नहीं है कि असल जिंदगी में उन पर अमल किया जा रहा है और उन पर लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों सही है और जो आ रहा है वो एक का सही कारण है। और ये मैं आपको बता दूं, ये आया है आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी से और चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 37, नीचे दो कथन है, देखो इसका थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ए और बी, ठीक है। नीचे दो कथन है ए और बी, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है, कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, ठीक है। बी है, ये बिल्कुल सही है, बी है, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुसलमान स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, कि ए सही है परंतु बी गलत है। क्योंकि जो मुस्लिम थे वो चाहते थे कि जो ओटोमन साम्राज्य है कहीं ना कहीं यहीं से ही जो मुस्लिम धर्म है वो आगे बढ़ा है। तो जो खलीफा का जो पद है, ठीक है, जो खलीफा का जो पद है वो क्या होना चाहिए, वो एकदम सुरक्षित होना चाहिए, उसकी जो शक्तियां हैं वो सुरक्षित रहनी चाहिए, ठीक है। और जो खलीफा का पद है उसके साथ अंग्रेजों को कोई किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसी के चलते खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, और इस खिलाफत आंदोलन में बहुत सारे हिंदुओं ने भी भाग लिया था, जिसके लिए गांधी जी ने प्रेरित किया था कि जो असहयोग आंदोलन है इसके ही जैसा था, ठीक है, खिलाफत आंदोलन के जैसा ही था। तो गांधी जी ने आग्रह किया कि खिलाफत आंदोलन में सभी लोग हिस्सा लीजिए, हिंदू भी और मुस्लिम भी, और इसको खिलाफत आंदोलन में सभी लोग भाग लीजिए। और उसी तरह से ये भी 1920 में ही हुआ था, है ना, और असहयोग आंदोलन भी 1920 में स्टार्ट हुआ था इसके बाद में। तो उस गांधी जी ने अपील की थी कि दोनों ही आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम दोनों हिस्सा लीजिए, ताकि दोनों का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। क्योंकि लड़ाई तो दुश्मन तो एक ही थे ना, अंग्रेज हिंदुओं का भी और मुस्लिमों का भी, ठीक है। कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो हमें इस चीज की भी तकलीफ थी। और जो मुस्लिम थे उन्हें दो दो तकलीफ थी, कि एक तो वो उनके ऊपर भी शासन कर रहे थे, दूसरा उनके जो पवित्र पद होता है खलीफा उसको हटा दिया था उन्होंने, ठीक है, हटा दिया था, या फिर उसकी बहुत सारी शक्तियां छीन ली थी, नाम मात्र की शक्तियां उसके पास रह गई थी। तो इससे नाराज थे मुस्लिम और इसलिए उन्होंने आंदोलन जारी रखा था। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यवसायिक प्रतिनिधि निधि या कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट है बी, आर सॉरी कथन है आर, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। और ये जो आपका आया है वो आया है 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 3 से आया है, ठीक है। और नील का जो चैप्टर है वो बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। और ये जो बागान की जो लड़ाई चल रही थी, नील बागान की जो लड़ाई चल रही थी,
ये आपकी बंगाल में चल रही थी, है ना। नेक्स्ट है 39। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है? ए है हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्म के परिणाम है। बी है हमारे कष्ट और दुख हमारी लालिमाओं और इच्छाओं की वजह से है। सी है एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 39 का, वो हो जाएगा ए और बी, दोनों सही हैं, बाकी का सही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ। देखिए बुद्ध जी, बिल्कुल उनका स्वभाव जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा कि वो कभी भी किसी को अपने बंधन में नहीं रखना चाहते थे, ठीक है। और सभी जीव आत्माओं का सम्मान करना उनका परम धर्म था। और बिल्कुल भी वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि जो उनके अनुयायी हैं वो उनकी ही कई बातों का आदर्शों का पालन करें या उनको माने, इस तरह का नहीं। बुद्ध तो मतलब एक बुद्ध जी तो एक तरह से भगवान ही थे, है ना, भगवान थे। तो उनका ये था कि अच्छी चीजों को मानो, ठीक है, जो चीज सही है उनको मानो और मुक्त रहो, ठीक है। और ये आपका आया है 6 क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़े की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। अब देखिए कौन कौन से परिवर्तन आए। 16वीं और 17वीं शताब्दी के बारे में बात चल रही है। और जब जो यूरोप का बाजार था उसमें भारतीय कपड़े की मांग बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वहां पर उद्योग धंधे तेजी से बढ़ रहे थे, ठीक है, औद्योगिक क्रांति चल रही थी यूरोप में। तो हमारे यहाँ पर जो सूती वस्त्र है ना, जो कपास है, वो सबसे उच्चतम कोटि का मिलता है, ठीक है। गुजरात है आपका, और महाराष्ट्र है, इन साइड में क्या होता है, बहुत अच्छी मिलती है। तो उसके बारे में है कि जो भारतीय बुनकर थे उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहे थे। ए है अधिकाधिक अधिक अधिक लोगों ने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। बी है शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता पूर्व बढ़ोतरी। सी है डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी। और डी है एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और डी कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, ठीक है। कि ज्यादा से ज्यादा लोग किसमें इस काम में लगे हुए थे, कताई में, धुलाई मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना वस्तुओं को, उसको बोलेंगे धुलाई में। और रंगाई में, और जो कपड़ों पे पेंट वगैरह होता वो सब। और उनको एक और चीज सही लग रही थी कि जो एजेंट थे वो उन्हें पहले ही पैसे देते थे काम करने के लिए, कि भाई ये पैसे ले लो, इतना कपड़ा हमें तैयार करके दे देना, ठीक है। तो ए और डी बिल्कुल सही है। और अभी इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 41। खुदा की रचना के खाते में इसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आया, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से उसे आखिर हासिल क्यों हुआ। लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया था। देखो 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किसके लिए लिखा गया, सॉरी द्वारा नहीं, किसके लिए लिखा गया था। तो 13वीं शताब्दी की जो रानी थी इनमें से कौन सी थी, ठीक है। मैंने बताया था ना जब मैं आपको पढ़ा रही थी, ये भी आपका 8th क्लास शायद 7th क्लास के एनसीईआरटी से आया है, ये जो रजिया सुल्तान वाला है। देखो मैंने आंसर ही बता दिया आपको बात करते करते में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, रजिया सुल्तान। ये मिनहाज ए सिन्हाज ने लिखा था इनके बारे में कि मतलब मिनहाज ए सिन्हाज मानते थे कि जो रजिया सुल्तान है वो अपने सभी भाइयों में सबसे ज्यादा योग्य थी। इसीलिए इनके पिता जो इल्तुतमिश थे उन्होंने इनको रानी बनाने के लिए बोला था कि मेरे बाद मेरी बेटी रानी बनेगी। मतलब ज्यादातर क्या होता था पहले कि जब अगर राजा की मृत्यु होगी तो राजा का बेटा शासक बनता था, लेकिन इनके इनके यहाँ क्या हुआ, रजिया को शासक बनाया, क्योंकि
रजिया अपने सभी भाइयों से ज्यादा योग्य थी। और इस चीज को जिन्होंने ये लाइन लिखी है मिनहाज सिनाज ने, वो भी इस चीज को मानते थे, लेकिन वो ये मानते थे कि हाँ वो इंटेलिजेंट है, वो अपने भाइयों से ज्यादा योग्य थी, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह इसकी परमिशन नहीं देता कि कोई भी महिला शासन करे। ठीक है, वो ये चीज मानते थे कि हाँ वो इंटेलिजेंट है, पर उसको पुरुषों की तरह दरबार में बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए था। ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी चीजों से ये चीज निकल के आ रही है। देखो इसमें भी आया है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आया। ठीक है, मतलब वो मर्द नहीं है। ठीक है, उसने कैसा स्त्रियों का जन्म लिया है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से उसे आखिर हासिल क्या हुआ। क्या हुआ मतलब, जो रजिया सुल्तान थी उनका जो शासन था 2-3 साल ही चला था, बाद में उनकी हत्या करवा दी गई थी, है ना। कोई अफगान डाकू का बताया जाता है इतिहास में कि कोई अफगान डाकू थे, उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी रजिया सुल्तान की। तो ये बोल रहे हैं कि इतनी सारी खूबियां थी तब भी लोगों ने उसको रानी के रूप में स्वीकार नहीं किया था। तो ये मानसिकता शुरू से चली आ रही है कि लड़कियों को समाज में बोलने का चालने का ये सारा अधिकार पहले से ही छीना गया है, इसलिए लड़कियां लड़कों से काफी पीछे रह गई हैं। कुछ कुदरत ने भी जिम्मेदारियां ज्यादा भेजी हैं, घर की, परिवार की, बच्चों की, तो इस वजह से भी महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। और जबकि हमें भरपूर प्रयास करते रहना चाहिए आगे बढ़ने का, जिम्मेदारियां भी निभानी है और अपने बारे में भी सोचना है, क्योंकि आपके पास आपकी शिक्षा है और आपने जो हुनर सीख लिया है, कढ़ाई का, बुनाई का, सिलाई का, पढ़ाने का या कहीं जॉब करने का, वो ही आपका है बस। बाकी सब तो केवल दिखावा है, वो आपका है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, आपके पति के पास कितने भी पैसे हैं, आपके पिता के पास कितने भी पैसे हैं, वो आपके नहीं है, वो उनके ही है। वो केवल एक लगता है कि मेरे घर में इतना सब कुछ है, लेकिन आपका एक्चुअल में क्या है आप वो देख लीजिए। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, जॉब करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे छोटी मोटी करिए, लेकिन करना बहुत जरूरी है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आगे से मैं और भी ज्यादा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगी, मतलब कम से कम व्याख्या की जाए ताकि आपको देखने में ज्यादा दिक्कत ना हो। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप एक छोटा सा कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को लाइक आप जरूर कर देना, और जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।